हेलो फ्रेंड्स, लीगली सेन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कई महीनों बाद वापस आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। ये जो वीडियो है ये काफ़ी एक गर्म मुद्दा है हमारे देश में, जो हम सब बात कर रहे हैं कि सेडिशन लॉज क्या हैं। हम जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और हम ये भी जानते हैं कि इस देश में सेडिशन जैसे ड्रैकोनियन लॉज भी हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और सेडिशन लॉज कैसे हमारे समाज में को एग्जिस्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत मैं महात्मा गांधी द्वारा कही गई एक बात से शुरू करता हूँ, जहाँ महात्मा गांधी ये कहते हैं, सेक्शन 124A is perhaps the prince among the political section of the Indian Penal Code, designed to surpass the liberty of the citizen. Affection cannot be manufactured or regulated by law. If one has no affection for a person or system, one should be free to give fullest expression to his disaffection so long as he does not contemplate, promote or incite to violence. इसका हिंदी में एक सरल अर्थ ये है कि आप किसी सरकार या किसी संस्था के प्रति लोगों के अंदर प्यार डंडे के बल पे या किसी फोर्सफुली आप नहीं बना सकते हैं। अगर किसी को उसके सरकार या किसी संस्था के प्रति प्यार नहीं है तो उसे पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो उसके खिलाफ खुलकर बोल सके, और ये वो तब तक बोल सके जब तक वो किसी प्रकार का हिंसा या किसी प्रकार का नफरत समाज में सरकार या उस संस्था के प्रति नहीं फैलाता हो। अब आगे बढ़ते हैं। जो सेडिशन का जो डेफिनेशन है, जो सिंपल भाषा में आपको मैं समझाना चाहूँगा, वो कहता है कि सेडिशन रेफर्स टू द राइटिंग और अटरिंग ऑफ वर्ड्स or doing of acts intended to bring the state into hatred or contempt or to excite disaffection against established government. हिंदी में अगर इसको समझें तो इसका सरल अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बातों द्वारा, लिखित या मौखिक, अगर किसी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ अगर हिंसा या निंदा या किसी प्रकार का नफरत फैलाने की कोशिश करता है और वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वो जो एक्ट है वो सेडिशन कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। लॉ में जो इसका डेफिनेशन है वो कहा गया है, दिस परहैप्स इज द वेरी वेगेस्ट ऑफ ऑल ऑफेंसेस नोन टू क्रिमिनल लॉ इज डिफाइंड एज द स्पीकिंग और राइटिंग ऑफ वर्ड्स कैलकुलेटेड टू एक्साइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। तो ये बात हो गई डेफिनेशन और मीनिंग की। अब आगे चलते हैं कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, ये कहाँ से आया, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये जो लॉ है, सेडिशन लॉ है, ये और कुछ नहीं बल्कि जो विक्टोरियन एस्टैब्लिशमेंट था और जो कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसका ही एक विस्तारित रूप है हमारे देश में। हम सब जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई या फिर हमारे देश में उसके बाद जितनी भी क्रांति हुई आज़ादी के लिए, उन सबको दबाने के लिए, उन सबको बंद करने के लिए तिकड़म थी वो अंग्रेजी हुकूमतों द्वारा अपनाई गई थी ताकि इस देश को आज़ादी ना मिल सके। सेडिशन लॉ का जो फर्स्ट अपीयरेंस है, जो पहली बार ये हमें पता चलता है, ये 1837 से 1839 के बीच हमें पहली बार ये पता चलता है जब लॉर्ड मैकॉले ड्राफ्ट करते हैं पीनल कोड, और उसमें ये सेक्शन 113 के रूप में ये ड्राफ्टेड रहता है। हालांकि ये ड्राफ्ट होने की 20 सालों तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। फिर 1857 का समय आता है जब देश में 1857 की क्रांति पूरे देश में फैलती है और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर आकर खड़े होते हैं और एक रिवोल्ट पेश करते हैं। अंग्रेजी सरकार इन रिवोल्ट से डरती है और वहाँ पे सेडिशन लॉ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस किया जा सके, उसको दबाया जा सके। एक और चीज़ हम देख सकते हैं, जो 1830 के आसपास हमारे देश में पटना और उसके आसपास रीजन, जो उस समय बंगाल का पार्ट था, उस समय सैयद अहमद बरेलवी वो एक वहाबी मूवमेंट शुरू करते हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले जो मुस्लिम पावर है उसको वापस से रिगेन करने की कोशिश के लिए की जाती है, बट 1857 क्रांति आते आते इस रिवोल्ट, जो वहाबी मूवमेंट जो है, उसका जो मोटो रहता है वो
रहता है जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल को इस देश से हटाने का एक लड़ाई, हटाने की एक जिहाद। तो वहाबियों को भी टैकल करने के लिए, वहाबियों को भी दबाने के लिए सेडिशन लॉ का पूरा इस्तेमाल किया गया। एक और वजह जो हम सब के सामने एक उदाहरण के रूप में आता है वो ये है कि उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो और जस्टिस नॉर्मन कैलकाटा हाई कोर्ट के, उनका भी मर्डर किया गया था। तो इस वजह से जो अंग्रेजों के बीच जो गुस्सा था, उन्होंने सेडिशन लॉ लाकर जो मूवमेंट चल रहा था उसको दबाने के लिए ये लॉ लाया था। अब हम जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसा हम सब जानते हैं कि आज़ादी के पहले जो सेडिशन लॉज थे उसका अलग अलग केसेस में अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहा। कई जजेस ने इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन किया, कई जजेस ने इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन किया, कई जजेस इस काफ़ी सख्त थे सेडिशन लॉ को लेके, कई जजेस काफ़ी लिबरल थे। और ये अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजिंग लॉ था, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं 124A का, वो डिसअफेक्शन को एक्सप्लेन करता है, जो इंक्लूड करता है डिसलॉयल्टी को और एनी फॉर्म ऑफ एनिमिटी को। जबकि अगर आप एक्सप्लेनेशन 2 और 3 पढ़ते हैं तो वो बेसिकली एक एक्सेप्शन है सेक्शन 124 का, कि कौन कौन सी चीज डिसअफेक्शन नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा डेफिनेशन था 124A का, वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और काफी वेग सा सेक्शन था आईपीसी में। अब हम बात करते हैं कुछ लैंडमार्क और नोटेबल केसेस के जो आज़ादी के पहले सेडिशन लॉज पे हैं। जो पहला केस जो हमारे सामने है वो है एम्परर वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस। इस केस को बंगोबशी केस भी कहते हैं। बंगोबशी एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर था, जो वीकली न्यूज़पेपर था बंगाली में, और इसमें एक आर्टिकल छपा था जो उस समय लाए गए एज ऑफ कंसेंट बिल के अगेंस्ट में लिखा हुआ था। उसमें इस बिल का क्रिटिसिज्म किया गया था और ये कहा गया था कि ये हिंदू सभ्यता और समाज के लिए एक हमला है हिंदू समाज पर। उसमें ये भी कहा गया था कि ये ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे इकोनॉमी है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही आर्टिकल छपा न्यूज़पेपर में। जो एडिटर थे, जो मैनेजर थे, जो प्रिंटर थे और जो प्रोप्राइटर थे, उन चारों के खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए। इस केस में फिर ये मैटर ट्रायल पे गया और वहाँ पे ज्यूरी ने कोई एकमत होकर फैसला नहीं लिया, यूनानिमसली नहीं लिया, और फिर रीट्रायल के लिए भेजा गया। जब ये केस रीट्रायल के लिए गया तो जो भी इसके एडिटर थे, प्रोप्राइटर थे, मैनेजर थे और प्रिंटर थे, उन्होंने एक माफी मांगी और फिर इस केस को वापस ले लिया गया। जो अगला केस हमारे सामने है वो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक एंड केशव महादेव बल। इस केस को बहुत ही फेमसली फर्स्ट ट्रायल ऑफ तिलक कहते हैं। इस केस में ये था कि तिलक एक अखबार छापते थे, वो भी वीकली अखबार था, अखबार का नाम था केसरी। इसमें 2 आर्टिकल छपे थे। ये जो आर्टिकल थे ये उस समय हुए शिवाजी कोरोनेशन फेस्टिवल के दौरान दिए गए स्पीच और एक पोयम का एक हिस्सा था। शिवाजी राज तिलक समारोह उस समय मनाया जा रहा था और उस समय एक पोयम जो पढ़ा गया था, उस पोयम का नाम था शिवाजीज अट्रेंस। हिंदी में अगर कहें तो शिवाजी के कथन। इस पोयम में ये था कि शिवाजी अचानक नींद से उठते हैं और देश में फैली अराजकता और जो अत्याचार किए जा रहे हैं अंग्रेजों द्वारा, उसको देखकर बहुत दुखी होते हैं। और उसमें सांकेतिक रूप में ये कहा गया कि जो अंग्रेज हैं वो इस देश के नागरिकों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। जो दूसरा आर्टिकल था वो शिवाजी का कंपैरिजन, उसमें कई सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ किया गया था, जैसे जूलियस सीजर, नेपोलियन, हेस्टिंग्स, क्लाइव और भी कई सारे बड़े बड़े और हिस्टोरिकल पर्सन्स के साथ किया गया था। और इसमें शिवाजी को बेहतर पुरुष बताया गया और जो बाकी के जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज थे उनको एक नेगेटिव रूप में दिखाया गया था। इसमें आगे ये भी कहा गया अगर कोई आज़ादी के मूवमेंट पे अगर कोई रोक लगाने की कोशिश करता है या बाधा उत्पन्न करता है तो उसको रास्ते से हटा दो। इन दोनों आर्टिकल के छपने के बाद मिस्टर रैंड, चेयरमैन ऑफ प्लेग कमीशन इन पूना, और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, इन दोनों का मर्डर पूना में हुआ। और अंग्रेजी हुकूमतों द्वारा ये कहा गया
कि ये जो दोनों मर्डर हैं वो रिजल्ट हैं बाल गंगाधर तिलक के आर्टिकल का। तिलक पे सेडिशन चार्जेस लगे और फिर तिलक पे ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में तिलक को 6:3 के मेजॉरिटी से गिल्टी घोषित किया गया और उन्हें रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 18 मंथ्स का पनिशमेंट दिया गया। जो सेकंड अक्यूज थे उन्हें एक्विटल दिया गया। तिलक ने फिर हाई कोर्ट में लीव टू अपील फाइल किया, बट वहां पे उन्हें रिफ्यूजल मिला। फिर तिलक एक और पिटिशन जो है वो प्रिवी काउंसिल में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया, जहां पे उनका पिटिशन वापस से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर तिलक ने पूरे पनिशमेंट को फेस किया। जो अगला केस है वो है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस रामचंद्रन नारायण। इसमें प्रतोड़ न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था सतारा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल था प्रिपरेशन फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। इस आर्टिकल में जो कनाडा में जो लोगों द्वारा जो एक टूल अपनाया गया था, एक प्रक्रिया अपनाई गई थी कि कैसे हम अपने देश को आज़ाद करें, उस प्रक्रिया को इस न्यूज़पेपर में छापा गया था। इस न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल में ये भी छापा गया था कि कैसे हमारे देश के लोग भी कनाडा से सीख लेकर, जैसे उन्होंने एक प्रिपरेशन की है अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हम भी एक तैयारी कर सकते हैं अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ये आर्टिकल जैसे ही छपा, रामचंद्रन नारायण थे, उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए। वहाँ पे भी फिर से ट्रायल हुआ और इसमें जो फर्स्ट अक्यूज थे उनको सेंटेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और जो सेकंड अक्यूज थे उनको ट्रांसपोर्टेशन फॉर 7 years। ट्रांसपोर्टेशन में ये होता था कि किसी भी अक्यूज को या कोई भी कन्विक्टेड पर्सन था उसको किसी बहुत ही ज़्यादा दूर जगह पे, जैसे काला पानी पहले हुआ करता था, वहाँ पे उन्हें बंद कर दिया जाता था। यहाँ पे फिर से इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपील फाइल किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फर्स्ट अक्यूज थे उनको उनका सेंटेंस कम किया और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 साल, और जो सेकंड अक्यूज थे उन्हें सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 महीने 3 months किया गया। जो अगला केस है वो वापस से बाल गंगाधर तिलक का है। वो केस का नाम है एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। ये 1908 का केस है। इसमें 2 आर्टिकल पब्लिश हुए थे वापस से केसरी न्यूज़पेपर में, जो एक मराठी वीकली न्यूज़पेपर था। पहला आर्टिकल मई 12, 1908 और जो दूसरा आर्टिकल वो जून 9, 1908 को पब्लिश हुआ था। इन दोनों आर्टिकल्स में उसमें हुए एक घटना का जिक्र था जहाँ पे 2 यूरोपियन लेडीज जो औरतें थीं उनके ऊपर बॉम्ब से हमला हुआ था मुजफ्फरपुर में। ये हमला किसी बंगाली टेररिस्ट ने किया था अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ एक प्रदर्शन के रूप में। इस हमले का तिलक ने अपने आर्टिकल में भरपूर विरोध किया था और ये कहा था कि ये एक राक्षसीय हमला था और इस हमले के तर्ज पे अगर कोई आज़ादी पाने की कोशिश करता है तो वो आज़ादी बेकार है। उन्होंने इस तरीके के किसी भी हिंसा वाली घटना को कंडेम किया था और ये कहा था कि इस तरह की घटनाएं आज़ादी नहीं ला सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि कई सारे लीडिंग न्यूज़पेपर जो उस समय देश में हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमतों को ये आगाह किया था कि अगर उनका रुख भारत के लोगों के प्रति नर्म नहीं पड़ा, अगर वो भारत के लोगों को आज भी नौकर की तरह ट्रीट करेंगे या उन्हें नौकर समझेंगे, तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस आर्टिकल के छपने के बाद जो तिलक पे वापस सेडिशन के चार्ज लगे और सेडिशन का जब ट्रायल चला तो तिलक को 7:2 7 बनाम 2 के मेजॉरिटी से तिलक को गिल्टी पाया गया। तिलक को यहाँ पे 6 साल की ट्रांसपोर्टेशन की सजा और 100 रुपये का फाइन यहाँ पे दिया गया। एक मजेदार बात है कि इस ट्रायल के दौरान तिलक द्वारा दी गई स्पीच को आज भी कोर्ट नंबर 46 बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर पढ़ा जा सकता है, जो मार्बल पे प्रिंटेड है। अगला केस वापस से बाल गंगाधर तिलक का है। केस का नाम है एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। इस केस में तिलक ने एक स्पीच दिया था। इस स्पीच के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने इस स्पीच में इंडियन सिविल सर्विस को भी क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि सीएस है वो भारत के लोगों के प्रति काम नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अंग्रेजी हुकूमत है वो भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है और इसलिए वो भारत के लोगों
की परेशानी नहीं समझती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे हम अपने देश में होम रूल स्वराज ला सके। इस स्पीच के बाद तिलक के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे। जब ये ट्रायल चला तो मैजिस्ट्रेट ने 20,000 रुपये बॉन्ड फर्निश करने के लिए कहा। तिलक वापस से बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस शाह और जस्टिस बैचलर, ये दोनों जस्टिस ने तिलक की स्पीच को काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और इवेल्युएट किया, और उन्होंने कहा कि ये एक फेयर क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का और इसमें ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं है जो तिलक ने कहा। ये भले ही एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट इसमें कुछ भी सेडिशियस नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने तिलक का जो फर्निश करना था 20,000 रुपये वाला ऑर्डर, उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया था। तो ये कई सारे केसेस जो मैंने आपको बताए, ये उस समय के सरकारों द्वारा न्यूज़पेपर या पब्लिशर या किसी भी आम आदमी जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस राइट को एक्सरसाइज करता था, उसके ऊपर सेडिशन चार्ज लिया करते थे। इसके अलावा ट्रायल ऑफ एनी बेसेंट, ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी, ट्रायल ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ट्रायल ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये सारे काफ़ी उस समय के फेमस ट्रायल हुआ करते थे जो सेडिशन के चार्जेस पर ही ट्रायल हुए थे। मैं आप सबको इन सारे ट्रायल और इन सारे केसेस के बारे में डिटेल में अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आज़ादी के बाद जो भी इंटरप्रिटेशन है सेडिशन लॉज का, वो भी बताने की कोशिश करूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।